कहानी को आगे बढ़ाने के लिए आपके प्यार और सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें और बिना कमेंट किए बिल्कुल मत जाइए। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लग रही है, ताकि आपका हौसला मुझे मिलता रहे और मैं तेज़ी से अगला पार्ट लेकर आ सकूं। आपका हर लाइक, हर कमेंट मेरे लिए एक नई ऊर्जा है। अरे यार, अब तो बता दो कि तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है। हरे भरे पार्क में मुलायम घास पर बैठे आरो ने सामने बैठी रिया से पूछा। आरो के चेहरे पर बेचैनी के साथ साथ घबराहट साफ झलक रही थी। आज से 10-12 दिन पहले मुझे और ईदका को छेड़ने वाले गुंडे इसी शहर के हैं ना। रिया ने आरो के सवाल का जवाब देने की बजाय उसी से एक ऐसा सवाल कर लिया जिसे सुनकर आरो के हाथ के तोते उड़ गए। मुझे कैसे पता होगा कि वे कहाँ के हैं? बड़ी अजीब बात है यार। तुमने उन्हें पैसे देकर उस इच्छा पूर्ति पेड़ के पास मुझे छेड़ने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और तुम्हें ये तक पता नहीं है कि वे लोग कहाँ के हैं। ये तुमसे किसने कहा कि मैंने उन्हें पैसे देकर तुम्हें छेड़ने के लिए उस पेड़ के पास बुलाया था? पहले तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी। हाँ, मैंने ही उनके बॉस को उन्हें उस जगह पर भेजकर तुम्हें छेड़ने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। गुड बॉय। अब लगे हाथ। ये भी बता दो कि इसके पीछे तुम्हारा पर्पस क्या था। विवान की ये असलियत तुम्हारे सामने लाना कि वो इतना स्नीकी और सेल्फिश है कि तुम्हारी इज्जत खतरे में हो, तब भी वो तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। इस पूरे ड्रामे के पीछे तुम्हारा बस इतना ही पर्पस था। हाँ। ओ नो यार, ये तो वही बात हो गई कि खोदा पहाड़ और निकली चुईए। मतलब बहुत ही सिंपल है। मुझे लग रहा था कि तुमने मुझे इम्प्रेस करने के लिए ये ड्रामा अरेंज किया था, लेकिन तुम्हारा तो इसके पीछे काफ़ी सड़ा सा पर्पस था। आई एम सो डिसपॉइंटेड टू नो दैट। आई एम गोइंग नाउ। अरे प्लीज़ 2 मिनट रुककर मेरी बात सुन तो लो। फिर तुम्हें लगे कि तुम्हारा यहाँ रुकना टाइम वेस्ट करना है तो तुरंत चले जाना। ओके, कहो जो कहना चाह रहे हो। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस ड्रामे को अरेंज करने के पीछे मेरा जो पर्पस था उसका फाइनल गोल वही था तो जो तुमने गेस किया, बट मुझे लगता था कि मैं सीधे फाइनल गोल की ओर जंप लगाऊंगा तो तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। इसलिए मैंने पहले सिर्फ विवान को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और थोड़ी गड़बड़ी के बावजूद इसके सक्सेस को हो जाने के बाद मैं अपना ये फाइनल गोल अचीव करने के बारे में सोच रहा था। एक नंबर के बेवकूफ़ हो तुम। विवान तुम्हारे रास्ते में कभी था ही नहीं, इसलिए तुम्हें उसे हटाने के लिए ये फालतू का ड्रामा अरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और जिस गोल की ओर तुम इतना स्लो स्पीड से बढ़ रहे हो वो पिछले 3-4 माह से तुमसे सिर्फ 2 कदम की ही दूरी पर है, लेकिन उसकी ओर 2 कदम बढ़ाने की हिम्मत दिखाने की जगह अनसेसरी स्टूपिड आइडियाज़ यूज़ कर रहे हो। ऐसा था तो तुमने खुद मुझे अभी तक प्रपोज क्यों नहीं किया? क्या तुम भी यही मानती हो कि 2 लोगों की प्यार की गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए ड्राइविंग सीट संभालना मेल पार्टनर की ड्यूटी है? नो यार, मैं ऐसा तो नहीं मानती हूँ, बट आई थिंक किसी फीमेल पर्सन को किसी मेल पर्सन को सिर्फ एक इसी कंडीशन में प्रपोज करना चाहिए जब उसे ये कंफर्म हो जाए कि उसका प्रपोजल रिजेक्ट नहीं होगा। बिकॉज किसी फीमेल पर्सन का प्रपोजल कोई मेल पर्सन रिजेक्ट कर दे तो वो उसके लिए किसी मेल पर्सन का प्रपोजल किसी फीमेल पर्सन के रिजेक्ट कर देने से ज़्यादा शॉकिंग होता है। और इसका रीज़न ये है कि जनरली मेल पर्सन्स के कंपेरिजन में फीमेल पर्सन ज़्यादा इमोशनल होती है। आई एग्री विथ यू, बट तुम्हें ऐसा क्यों लगता था कि मैं तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट भी कर सकता हूँ? तुम मुझसे ज़्यादा ईतिका के साथ रहते थे और वो अक्सर तुम्हारे साथ इस तरह का बिहेव करती थी जैसे वो तुम्हारी जनरल फ्रेंड ना होकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड या लवर हो। इसी वजह से मैं तुम्हें प्रपोज करने से खुद को रोकती रही। अब तो तुम्हारी ये मिस अंडरस्टैंडिंग दूर हो गई ना? हाँ, तो अब क्यों मुझे प्रपोज नहीं कर रही हो? तुम ही कर दोगे तो क्या
तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं तो करो ना। ओके, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, कहकर आरो उठा और पास नजर आ रहे गुलाब के एक पौधे की ओर बढ़ गया। आंटी, ईतिका कहाँ है? ईतिका के घर में दाखिल होकर आरो ने हॉल में बैठी सरस्वती से पूछा। लेकिन शायद आरो पहले से ही जानता था कि ईतिका कहाँ होगी, इसलिए वो सरस्वती के मुंह से अपने कमरे में है सुनने से पहले ही उसने अपने कदम ईतिका के कमरे की ओर बढ़ा दिए थे। आरो के ईतिका के कमरे में दाखिल होते ही अंदर बेड पर लेटी ईतिका ने उठकर बैठते हुए पास पड़ी चेयर की ओर इशारा करके अनमने ढंग से कहा, आओ आरो, बैठो। थैंक्स, कहकर आरो कुर्सी का मुंह ईतिका की ओर घुमाकर बैठ गया। इज एवरीथिंग फाइन? कुछ पलों तक खामोशी के साथ आरो के चेहरे का मुआयना करने के बाद ईतिका ने पूछा, हाँ, बट हमारे उस प्लान की वजह से हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी, क्योंकि रिया सिर्फ तोड़फोड़ करने में ही एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि वो माइंड अप्लाई करने में भी एक्सपर्ट है। उसने हमारे भाड़े के गुंडों के कोई लफड़ा करते हुए अरेस्ट हो जाने की वजह से आज के न्यूज़पेपर्स में छपी उन गुंडों की तस्वीरें देखकर और उनके इस शहर के ही होने के बाद पढ़कर ये गेस कर लिया कि उन लोगों का उस दिन यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर उसी सुनसान जगह पर जाकर जिस दिन हम लोग वहाँ गए थे, शराब पीना और तुम दोनों को छेड़ना किसी एंगल से को इंसिडेंट नहीं था, बल्कि ये एक प्री प्लान इंसिडेंट था और उसे अरेंज करने का मोटिव सिर्फ मेरे पास था। वो अब तक इसे को इंसिडेंट उसकी तारीफों के पुल बाद में बांध लेना। फिलहाल पहले तुम मुझे ये बता दो कि वो उस इंसिडेंट की रियलिटी जानने के बाद तुमसे नाराज तो नहीं हुई ना? अरे, उसके नाराज होने का तो क्वेश्चन ही क्रिएट नहीं होता है यार, क्योंकि उसके दिल में भी मेरे लिए वैसी ही फीलिंग्स थी जैसे मेरे दिल में उसके लिए थी। आरो की बात सुनकर ईतिका की आंखों में दर्द की गहरी परछाइयां उभर आईं, लेकिन उसने तुरंत मुस्कुराहट का आवरण ओढ़कर अपनी आंखों के दर्द को छुपा लिया और आरो की ओर हाथ बढ़ाकर बोली, कांग्रेचुलेशंस, तुम ये जानकर खुश तो हो ना? आरो ने उसके बढ़े हुए हाथ को अनदेखा करके उसकी आंखों में झांकते हुए उससे सवाल किया। अरे, कैसा स्टूपिड क्वेश्चन कर रहे हो यार? मेरे बेस्ट फ्रेंड को उसकी प्यार की मंजिल मिलने पर मुझे खुशी नहीं होगी तो दुख होगा क्या? तो फिर इतनी उदास क्यों लग रही हो? मैं खुश होने के साथ साथ काफ़ी उदास भी हूँ इसलिए। और तुम उदास किस लिए हो? तुम्हारी फ्रेंडशिप खोने के डर की वजह से। इट मीन्स तुम्हें लगता है कि मुझे मेरे प्यार की मंजिल मिलने से मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप तोड़ सकता हूँ? नहीं तो फिर? मुझे लगता है रिया कुछ दिनों के अंदर हम दोनों की फ्रेंडशिप पर ऑब्जेक्ट करेगी और तुम्हें हम दोनों फ्रेंडशिप और तुम दोनों के रिलेशन में से सिर्फ किसी एक को चुनने का ऑप्शन देगी, जिसके बाद तुम्हें ना चाहते हुए भी हम दोनों की फ्रेंडशिप को अलविदा कहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अरे, ऐसा कुछ नहीं होगा यार, और हुआ तो मैं हम दोनों की फ्रेंडशिप को चुनूंगा। इट मीन्स तुम्हारे लिए हम दोनों की फ्रेंडशिप रिया के साथ से ज़्यादा मायने रखता है। इतका प्लीज़ डोंट कंपेयर टू डिफरेंट रिलेशंस टू ईच अदर, बिकॉज ये दोनों रिश्ते मेरे लिए अलग अलग इम्पोर्टेंस रखते हैं और मैंने इन्हें एक दूसरे से कभी कंपेयर ना करने का डिसीजन ले रखा है, ताकि मेरे इन दोनों रिश्तों के बीच इम्पोर्टेंसी के मैटर को लेकर कभी टकराव ना हो। नाइस थिंकिंग, बट अनफॉर्चुनेटली कभी दोनों के बीच टकराव हो गया तो मैं दोनों में से उस रिश्ते का पार्टनर का साथ दूंगा जिसे दूसरे रिश्ते पर ऑब्जेक्शन होगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक्स, कहकर ईदगा अपनी जगह से खिसक कर आरो की ओर बढ़ी और उसके गले लग गई। कम इन, कमरे के गेट पर दी गई दस्तक की आवाज़ सुनकर अंदर बैठकर स्टडी कर रहे आरो ने जवाब दिया। मेरे आने से तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं हुआ ना? ईदगा ने अंदर दाखिल होकर आरो से सवाल किया। ईदगा, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ? आज तुमने मेरे कमरे में आने से पहले नॉक किया और अब बैठने से पहले पूछ रही हो कि तुम्हारे आने से मुझे डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ओह, अरे, ये तो मैं थोड़े दिनों बाद तुम्हारे कमरे में आने से पहले की
जाने वाली फॉर्मेलिटीज़ की रिहर्सल कर रही हूँ। पागल हो गई हो तुम? अरे थोड़े दिनों बाद ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जैसा तुम सोच रही हो। इट मीन्स रिया के इस घर में आ जाने के बाद भी मुझसे तुम्हारे कमरे में बिना नॉक किए आने की फैसिलिटी नहीं छीनी जाएगी। ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि आज के दौर में आमतौर पर शादी के बाद किसी भी मेल का पर्सन का घर और बेडरूम उसकी वाइफ का हो जाता है, और वही डिसाइड करती है कि किसे बिना नॉक किए आने देना है और किसे ये फैसिलिटी छीनना है। बट मुझे लगता है कि रिया इस घर में कभी नहीं आएगी, इसलिए तुमसे इस घर या मेरे कमरे में आने की फैसिलिटी छीने जाने का कोई चांसेस ही नहीं है। ये तुम आज कैसी बातें कर रहे हो? कॉलेज छोड़ने के बाद से डेली 24 घंटे में से 16-17 घंटे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहने की वजह से कहीं तुम्हारा मेंटल बैलेंस तो नहीं बिगड़ गया? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मेंटल बैलेंस बिल्कुल सही है। तो फिर ऐसी उटपटांग बातें क्यों कर रहे हो? ये तो मैं भी जानती हूँ कि तुमसे शादी करने के बाद भी रिया इस घर में नहीं रहेगी, बट तुम छुट्टियों में 2-4 दिनों के लिए तो घर आओगे, तब तो उसे तुम्हारे साथ इस घर में आना ही पड़ेगा ना। ये लो, अभी शादी के लिए ना रिया ने कॉन्सेंट दी है और ना रिया के पापा ने, और इधर मैडम ने ये भी डिसाइड कर लिया है कि वो शादी के बाद कहाँ कहाँ कितने कितने दिन रहेगी। आरो, आज 1 अप्रैल भी नहीं है, फिर क्यों आज सुबह सुबह मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो तुम? अरे कहाँ बेवकूफ़ बना रहा हूँ यार, जो रियल कंडीशन है वही तो बता रहा हूँ। रिया के डैड ने हम दोनों की शादी के लिए कंडीशनल कॉन्सेंट दी है। इट मीन्स मैं टाइमली कोई बड़ा जॉब हासिल करके रिया के डैड की कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पाया तो रिया को लाइफ पार्टनर बनाने का मेरा ख्वाब कभी ना पूरा होने वाला ख्वाब बनकर रह जाएगा। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि मैं इस नवरात्रि में माँ जग जननी मनाने में कामयाब हो गई तो तुम्हारा नेक्स्ट एग्ज़ाम में ही सिलेक्शन हो जाएगा, अदरवाइज तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अरे मेरे सिलेक्शन के लिए तुम क्यों बेवजह माँ जग जननी को मना रही हो? तुम मेरे बेस्टी हो और तुम्हारी खुशियाँ मेरे लिए इस पूरी दुनिया में हर चीज़ से ज़्यादा मायने रखती है। इसलिए अब मेरी सुबह की पूजा का टाइम हो गया है, इसलिए मुझे घर वापस जाना पड़ेगा। बाय कहकर ईदिका आरो की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना ही कमरे से बाहर निकल गई। रिया, तुम्हें पता है कि आज क्या है? आरो ने मोबाइल के स्क्रीन पर नजर आ रही रिया से सवाल किया। आज क्या है यार? तुम्हारा बर्थडे तो 2 माह पहले ही गुजरा है और हम दोनों के एक दूसरे से प्यार का इजहार ही करने की डेट आने भी पूरी 21 दिन बाकी है, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो आज कुछ भी स्पेशल नहीं है। फिर भी आज कुछ ऐसा हो जो मुझे याद रखना चाहिए था, तो मुंह टेढ़ा करने की बजाय उसके बारे में मुझे बता दो। नेक्स्ट टाइम तुम मेरे बर्थडे या इसके जैसा कोई ख़ास दिन भूल जाओगे तो मैं तुम्हें याद दिला दूँगी, रिया ने जवाब में कहा। थैंक्स, बट आज ऐसा कुछ खास नहीं है, बस मैंने ऐसे ही तुम्हारे दिमाग की कसरत कराने के लिए ये बेसिर पैर की बात बोल दी थी। आई एम सो सॉरी फॉर इट। इट्स ओके, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, बाय कहकर रिया ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, जिसके बाद आरो के चेहरे पर घोर निराशा के भाव उभर आए। बेटा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जिस समय आरो ने हताश मन से अपना मोबाइल बिस्तर पर पटका, ठीक उसी समय उसके कानों में सरस्वती का यह सवाल पड़ा। अरे आंटी जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? आपको कभी भी मेरे कमरे में आने के लिए मुझसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ कम इन। आरो ने अपने चेहरे पर मौजूद हताशा के भाव को कृत्रिम मुस्कुराहट के आवरण से छुपाने का प्रयास करते हुए गेट पर खड़ी सरस्वती की ओर देखकर जवाब दिया। आरो का जवाब सुनने के बाद सरस्वती उसके कमरे में अंदर आ गई। क्या हुआ आंटी जी? आपके चेहरे पर दुविधा के इतने बादल क्यों छाए हुए हैं? आरो ने हैरान परेशान स्वर पूछा। बेटा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मेरे चेहरे पर दुविधा के बादल छाने की वजह तुमसे कैसे कहूँ। अरे आंटी जी, आपको कोई भी बात कहने के लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए आपके बेटे जैसा हूँ। प्लीज़ टेल मी, व्हाट आर यू वांट टू टेल मी? दरअसल बात यह है कि मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों से ईदका तुमसे हद से ज़्यादा प्यार करने लगी है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मुझे तुम्हारे मम्मी पापा से बात करके
तुम दोनों की एक दूसरे के साथ शादी करवा देनी चाहिए। ईतिका से मैंने इस बारे में बात की तो उसने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया, इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। मुझे पता है कि मेरे मुंह से ये बात सुनकर तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा, पर मेरे पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए मुझे साफ शब्दों में तुमसे ये बात कहनी पड़ी। डोंट वरी आंटी जी, ये बात आपने किसी और से नहीं बल्कि अपने खुद के बेटे से ही कही है, इसलिए इस बात के लिए आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे लगता है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि ईदका और मेरे बीच फ्रेंडशिप से ज़्यादा कुछ नहीं है। मुझे भी यही लगता था, पर आज सुबह उसकी सीक्रेट डायरी मेरे हाथ लगी तो मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई। तुम इसे पढ़ो और फिर मुझे बताना कि इसे पढ़कर मुझे कोई गलतफहमी हुई या मेरी गलतफहमी दूर हुई है। कहकर सरस्वती अपने साथ लाई एक डायरी आरव को थमाकर कमरे से बाहर निकल गई। सरस्वती के जाने के बाद आरव ने उसकी थमाई डायरी खोली और पढ़ने लगा। फर्स्ट पेज, जिस पर करीब 15 माह पुरानी डेट अंकित थी, लिखा था, ललिता बहन, तुम्हें तो बहू खोजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज सुबह मैं आरव से मिलकर उसके घर से निकली, तभी आरव के घर के अंदर बैठी पड़ोस वाली सविता आंटी की ये बात मेरे कानों में पड़ी तो उनकी पूरी बात सुनने और इस पर आरव की मॉम ललिता आंटी की प्रतिक्रिया जानने के लालच में मेरे बढ़ते कदम खुद ब खुद रुक गए। मैं किसी को कॉल करने की स्टाइल में अपना मोबाइल कान से लगाकर आरव के घर के गेट के साइड में खड़ी हो गई और सविता आंटी की बात सुनने लगी। उन्होंने आगे कहा, क्योंकि किस्मत से बैठे बिठाए तुम्हें इतनी अच्छी लड़की विकल्प रूप में मिल गई है, तुम्हें मेरी सलाह मानो और जल्दी से इस लड़की के माँ बाप से बात करके इसका आरव के साथ रिश्ता पक्का कर दो और खुद भी अपने लिए बहू खोजने की चिंता से मुक्त हो जाओ और इसके माँ बाप इसके लिए लड़का खोजने के लिए की चिंता से मुक्त कर दो। सविता बहन, मैं तो ये बात साल भर पहले जब इसका परिवार बगल वाले घर में रहने आया था तभी से सोच रही हूँ, लेकिन अभी ऐसी बात करने का सही समय नहीं आया है, इसलिए मैं चुप हूँ। पर जैसे ही इसकी और आरव की पढ़ाई पूरी होगी और आरव कोई जॉब करने लगेगा, वैसे ही मैं इसके माँ बाप से इसका आरव के लिए हाथ मांग लूँगी। ललिता आंटी की प्रतिक्रिया सुनकर मुझे ऐसी अजीब सी फीलिंग हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मुझे उनकी और सविता आंटी की आगे बातचीत सुनना ज़रूरी नहीं लगा और मैं अपने घर आ गई। घर आने के बाद सबसे पहले मैंने अपने मोबाइल की फ़ोटो गैलरी में मौजूद आरव की तस्वीरें देखी। आज मुझे आरव की तस्वीरें उस आरव से काफ़ी अलग लग रही थी जिसके साथ मैं करीब 1 साल से एज अ फ्रेंड डेली मिला करती थी। मैंने आज 10 से ज़्यादा बार आरव की वे सारी तस्वीरें देख ली जो मेरे पास मौजूद थी, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं भरा। पता नहीं क्यों आज मुझे आरव सडनली अजीब सा लगने लगा था। मुझे लग रहा था कि मैंने उसे कभी ठीक से देखा तक नहीं और ना कभी उससे बात की। यही नहीं, आज मैं खुद भी अजनबी जैसी लग रही थी। बचपन से यंग होते तक कभी किसी बात पर ना शर्माने वाली मैं सविता आंटी और ललिता आंटी की बातों का मतलब सोच सोच कर मन ही मन शर्मा रही थी। कभी मैं अपने मोबाइल के रियर कैमरे की हेल्प से स्क्रीन पर खुद का चेहरा देखकर मुस्कुरा रही थी और कभी मैं अपना मुंह बनाकर खुद को चिढ़ा रही थी, लेकिन मैं आरव को पसंद नहीं आई। तो जैसे ही मेरे मन में ये ख्याल आया, पिछले 10 मिनट से जारी मेरे ख्वाबों की उड़ान पर सडनली ब्रेक लग गया। इसके बाद मैंने कल्पना लोक में न भटक कर यथार्थ के धरातल पर रहने का डिसीजन ले लिया ताकि ललिता आंटी का ख्वाब, जो अब मेरा भी ख्वाब था, पूरा ना होने पर मेरे दिल को गहरा आघात न लगे। दूसरे पेज पर पहला नोट ख़त्म होने के बाद डायरी के तीसरे पेज पर पहले नोट से करीब 1.5 माह बाद की एक डेट डालकर ये शॉर्ट नोट लिखा था। आज ये जानकर मेरे दिल पर मानो बिजली की ही गिर गई कि मेरे सपनों के राजकुमार के ख्वाबों की शहजादी कोई और है। इसलिए अब मेरे सपनों के राजकुमार की लाइफ में मेरी एंट्री सिर्फ सपनों में ही पॉसिबल है। इस नोट से करीब 2 माह बाद की डेट डालकर अगले पेज ये एक और शॉर्ट नोट लिखा था। आज मैंने मेरे सपनों के राजकुमार को उसके ख्वाबों की शहजादी को पाने के लिए एक ऐसा आइडिया दिया जो सही ढंग से एग्जीक्यूट हो गया
तो मैं मेरे सपनों के राजकुमार को हमेशा के लिए खो दूंगी। क्या मैंने ऐसे करके कोई भयानक भूल कर दी? नहीं, ये मेरी भूल नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से मुझे मेरे सपनों के राजकुमार के चेहरे पर काफ़ी दिनों बाद सुकून की मुस्कुराहट देखने को मिली, और ये देखकर मेरे दिल को काफ़ी सुकून मिला। इस नोट के 7 दिनों बाद की डेट में एक आखिरी नोट लिखा हुआ था। आज मेरे सपनों के राजकुमार और उसकी ख्वाबों की शहजादी ने एक दूसरे से अपने अपने प्यार के इजहार कर दिया, जिससे मेरे अरमानों की बस्ती का उजड़ना लगभग तय हो गया है। अब मेरे ख्वाबों का शीश महल सिर्फ एक इसी कंडीशंस में टूटने से बच सकता है, और वो कंडीशंस ये है कि मेरे सपनों के राजकुमार को टाइमली कोई बड़ा जॉब नहीं मिल पाए। पर फिर भी ना जाने क्यों मेरा मन हो रहा है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं कि मेरे सपनों के राजकुमार को जल्दी से जल्दी कोई बड़ा जॉब मिल जाए, ताकि मैं उसके और उसकी ख्वाबों की शहजादी के मधुर मिलन को देखकर सुकून की नींद सो सकूं। क्योंकि मेरे लिए मेरे सपनों के राजकुमार को पाने से ज़्यादा ज़रूरी यह है कि वो हमेशा खुश रहे। हे ईश्वर, उसे मेरे हिस्से की भी सारी खुशियाँ दे देना, पर कभी उसे दुख मत देना। सारे नोट्स पढ़ने के बाद आरो की आंखें नम हो गईं। उसने डायरी बंद करके पैंट में फंसाई और बाहर नजर आ रहे डायरी के हिस्से की टी शर्ट से ढककर अपने कमरे से बाहर निकल गया। आंटी, इसे चुपके से वहीं रख दीजिएगा जहाँ से यह आपको मिली थी। ईतिका के घर जाकर आरो ने उसकी डायरी सरस्वती को थमाते हुए कहा तो सरस्वती ने बिना कुछ कहे वो डायरी ले ली। आंटी, ईतिका कहाँ है? आरो ने कुछ पलों तक आसपास के कमरों की ओर नज़र दौड़ाने के बाद पूछा। पूजा घर में। सरस्वती का जवाब सुनने के बाद आरो हॉल से संलग्न 2 कमरों के बीच मौजूद एक छोटे से कॉरिडोर की ओर कदम बढ़ा दिए। मैडम जी, क्या आप 2 मिनट के लिए अपनी पूजा रोक सकती हैं? कॉरिडोर के आखिरी छोर पर बने पूजा घर की ओर देखकर प्रणाम करने के बाद आरो ने अंदर बैठी ईतिका से पूछा। जवाब में ईतिका ने आरो की ओर देखकर इनकार की मुद्रा में सर हिला दिया और हाथ के इशारे से उसे 2 मिनट रुकने के लिए कह दिया। ठीक है, कहकर आरो ईतिका के कमरे में जाकर बैठ गया। अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए निकले क्यों नहीं? 2-3 मिनट बाद कमरे में दाखिल होकर पूजा की थाली आरो की ओर बढ़ाते हुए ईतिका ने सवाल किया। मुझे मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मैं आज उनका वेरिफिकेशन नहीं करा पाऊंगा। दोनों हाथों से कपूर की ज्योति लेकर सिर के ऊपर हाथ घुमाने के बाद आरो ने जवाब दिया। ये तुम किस फ्लॉप मूवी में देखा हुआ बेहुदा जोक मुझे सुना रहे हो? अरे ये कोई जोक नहीं है यार, रियलिटी है। अरे पर यह कैसे हो सकता है कि तुम्हें घर में रखे तुम्हारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे? आई डोंट नो। तुमने अच्छी तरह से अपना रूम चेक किया? सुबह से 10 बार चेक कर लिया। एक बार मैं चेक करके देखूं? देख लो, बट इससे सिर्फ तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने रूम का हर कोना चेक कर चुका हूँ। यानी प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल है। हाँ सुनो, ये तुम आज डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने वाली अथॉरिटी के सामने जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई ना करा पाने का रीज़न बताओगे, तो इसके लिए कोई नियरेस्ट डेट नहीं मिल पाएगी क्या? नहीं। ओ गॉड, आप क्या करें? कुछ नहीं, क्योंकि हमारे करने लायक कुछ है ही नहीं। अब तुम इस बात को अपने दिमाग से निकालो और जल्दी से ड्रेस चेंज करो। मैं 10 मिनट बाद तुम्हें लेने आ रहा हूँ। किस लिए? तुम्हें तुम्हारी उस पसंदीदा जगह पर घुमाने ले जाने के लिए, जहाँ घुमाने ले जाने की डिमांड तुम मुझसे पिछले 1-1.5 साल से कर रही हो। अरे वो पागल लड़के, मेरी बात तो सुनो। ईतिका को लगा कि आरो को रोकने की कोशिश करना बेकार है, तो वो उससे ध्यान हटाकर अपनी कबर्ड की ओर बढ़ती हुई बोली, ईतिका, इस लड़के को तो समझ पाना तेरे बस की बात नहीं। साले को मैं पिछले 1.5 साल से मेरी फेवरेट जगह पर ले जाने के लिए कन्विंस कर रही हूँ, लेकिन इस जगह पर ले जाना तो दूर, मुझे कभी किसी रेस्टोरेंट में ले जा कर के 1 कप कॉफ़ी तक नहीं पिलाई, और आज बिना कहे मुझे मेरी फेवरेट जगह पर ले जाने की जिद कर रहा है। एनीवे, जैसा भी है, बड़ा क्यूट है। खुद से जी भर बातें करने के बाद ईतिका उसकी अलमारी खोलकर उसमें से अपने लिए ड्रेस चुनने की कोशिश करने लगी। ईतिका, आर यू रेडी टू गो? करीब 10 मिनट बाद आरो ने ईतिका के कमरे में आकर पूछा। बस 2 मिनट और लगेंगे। कमरे में लगे आदमकद शीशे में देखकर अपने बाल संवारना जारी रखते हुए ईतिका ने जवाब दिया।
मैं तुम्हें 2 मिनट की जगह 5 मिनट दे रहा हूँ, बट तुम्हें बाल बनाने में 2 ही मिनट खर्च करने हैं और बाकी के 3 मिनट अपनी ड्रेस चेंज करने में खर्च करने हैं। आई बात समझ में? जी सर जी। पर आप ये बता देंगे कि मेरी इस ड्रेस में कौन से फॉल्ट की वजह से आपने इसे चेंज करने का फरमान सुना दिया? तो मैं भी उस फॉल्ट के बारे में जान जाऊंगी और दोबारा पहनने की मिस्टेक नहीं करूंगी। टॉप में तो कोई फॉल्ट नहीं है, बट मुझे ये तुम्हारा इतनी छोटी स्कर्ट पहनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इट मीन्स ये मुझ पर सूट नहीं कर रही है। सूट तो हद से ज़्यादा कर रही है, पर तुम्हारा इसे पहनकर घर से निकलना सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तुम्हें मेरा इसे पहनकर घर से निकलना सही नहीं लग रहा है तो मैं इसे चेंज कर दूंगी, बट इससे पहले मैं एक बात जानना चाहूँगी कि तुम्हें रिया का इस तरह की स्कर्ट पहनना सही क्यों लगता है? उसका भी मुझे इस तरह की काफ़ी शॉर्ट स्कर्ट पहनना सही नहीं लगता है, बट उसने मुझसे हम दोनों की प्यार की गाड़ी चंद कदम आगे बढ़ने के बाद ही कह दिया था कि उसे उसके किसी पर्सनल मैटर में किसी का भी इंटरफेयर करना पसंद नहीं है। इसलिए मैं उससे कभी नहीं कहता कि उसे कैसी ड्रेसेस पहननी है या कैसी लाइफ स्टाइल अपनानी है। तुम भी इस टाइप की बात मुझसे कह दोगी तो मैं तुमसे भी कभी कुछ नहीं कहूँगा। यार तुम पागल हो गए हो क्या, जो मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुमसे कभी ऐसा कहूँगी? ये बात तो तुम ख्वाब में भी मत सोचना कि मैं ईतिका तुमसे कभी ऐसा कुछ कहकर मेरी हेयर स्टाइल, ड्रेसेस और लाइफ स्टाइल के लिए तुमसे फ्री में मिलने वाली एडवाइस की फैसिलिटी खोना चाहूँगी। आप जल्दी से बाहर जाओ ताकि मैं अपनी ड्रेस चेंज करके तुम्हारे साथ जाने के लिए जल्दी से रेडी हो सकूँ। ओके, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, बट प्लीज़ जल्दी आना। डोंट वरी, मैं तुम्हारे दिए 5 मिनट में से बचे हुए 3 मिनट के अंदर बाहर आ जाऊंगी। थैंक्स कहकर आरव कमरे से बाहर निकल गया। लो, आ गया तुम्हारा ड्रीम प्लेस। अब जाओ और जी भर करके खेलो इस झील के पानी से। शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत झील के पास बाइक रोककर आरव ने पीछे बैठी इथिका से ये बातें कही तो वो चुपचाप बाइक से नीचे उतर गई। आरव ने बाइक साइड स्टैंड पर लगाकर किसी बुत की तरह खड़ी होकर उसे देख रही ईतिका से कहा, अब यहाँ किसी चुड़ैल की तरह खड़ी होकर मुझे क्यों घूर रही हो? जाओ और जाकर अपनी वो सारी ख्वाहिशें पूरी कर लो जिन्हें पूरी करने के लिए तुम करीब 1.5 साल से यहाँ लेकर आने के लिए मेरा सर खा रही हो। क्या हुआ मैडम जी? ईतिका ने आरव की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो आरव को उससे इसका कारण पूछना पड़ा। कुछ नहीं, ईतिका ने अनमने ढंग से जवाब दिया। नहीं यार, कोई तो बात है, अदरवाइज तुम्हारी जैसी शरारती लड़की ऐसी जगह पर आकर इस तरह चुपचाप खड़ी नहीं रहती। आरव प्लीज़ मेरी बात पर यकीन करो, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। अरे मैंने अभी तक ये बताया ही नहीं कि मैं क्या समझ रहा हूँ और मैडम को पता चलेगा कि मैं क्या समझ रहा हूँ। बाय द वे, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें अकॉर्डिंग मैं समझ क्या रहा हूँ? आरव प्लीज़ आज तुम मुझे तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए फोर्स मत करो, बिकॉज मैं आज तुम्हारे किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाने की कंडीशंस में नहीं हूँ। ठीक है, नहीं करूँगा, बट मैं तुम्हें मेरे इस एक क्वेश्चन का आंसर देना ही पड़ेगा कि यदि शादी के बाद हम लोगों के घर पहले मेल बेबी आया तो हम लोग उसका नाम क्या रखेंगे? मैं ये इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट बेबी गर्ल हुई तो उसका नाम क्या रखेंगे, क्योंकि हम लोगों के घर आने वाले फीमेल बेबी का नाम ऑलरेडी मैंने सोच रखा है। यार मुझे लगता है कि पिछले 1 साल से बिना ब्रेक लिए डेली 16-17 घंटे कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी में लगे रहने की वजह से तुम्हारा मेंटल बैलेंस बिगड़ चुका है और तुम मुझे रिया समझकर वे सारी बातें कह रहे हो जो तुम रिया से कहना चाहते थे। नो मैम, पिछले 1 साल से बिना ब्रेक लिए डेली 16-17 घंटे कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी में लगे रहने की वजह से मेरा 1 साल पहले गड़बड़ाया हुआ मेंटल बैलेंस सही हो चुका है, क्योंकि साल भर मैं जान चुका हूँ कि मैं जिसे गोल्ड की स्टेचू समझकर पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ वो असल में गोल्ड के पॉलिश वाली पीतल की मूर्ति है, और जिसे मैं पीतल की मूर्ति समझकर इग्नोर करता आ रहा हूँ वो प्योर गोल्ड स्टेचू है। यार तुम्हें जो कहना है साफ साफ शब्दों में कहो, मेरे हाई स्कूल के हिंदी की टीचर की तरह उपमा देकर मत समझाओ।
क्योंकि इस तरीके से समझाई जाने वाली बातें मेरे सिर के ऊपर से निकल जाती है। नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें अपनी बात साफ शब्दों में समझा देती हूँ। एक्चुअली मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सॉरी, तुम्हें ये बात जानने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मोबाइल पर रिया की कॉल आ रही है और उसकी कॉल रिसीव नहीं करूँगा तो वो बार बार कॉल करके हम दोनों को डिस्टर्ब करती रहेगी। ओके, यू फर्स्ट रिसीव हर कॉल देन टॉक टू मी। ईदका का जवाब सुनने के बाद आरो ने उसके मोबाइल पर आई कॉल रिसीव की और मोबाइल कान से लगाकर किसी के साथ बात करने में व्यस्त हो गया। क्या आरो का दिल अब रिया का नहीं ईतिका का हो चुका है? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।